हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चंस सीएसआर नेट जून 2023 में पूछा गया हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चंस हमेशा सीएसआर नेट के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चंस सीएसआर नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप जून 2024 में सीएसआर नेट की पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो तो आप जरूर इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे से कर लेना, ताकि इस टाइप का प्रॉब्लम आप पेपर में देखते ही कर लो। तो चलिए हम लोग सॉल्व इसे कैसे करते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस जानते हैं। इस लेक्चर्स को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि जो भी आपको इससे रिलेटेड कंफ्यूजन हो या आपको अगर इस टाइप की प्रॉब्लम के बारे में पता ना हो तो आप इसको देख करके जान जाओ, और अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। सपोज एक्स टी इज द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन R2। तो यहाँ देखिए एक सिस्टम गिवन है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिए एक्स डॉट इज इक्वल टू क्या गिवन है, ये एक्स। तो एक्स डॉट की जो वैल्यू है वो क्या होता है, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। मतलब एक्स को टी के रिस्पेक्ट में यहाँ डिफ्रेंशिएट किया गया है और उसी का वैल्यू क्या है, ये एक्स। जहाँ की इनिशियल कंडीशंस क्या है हमारा, एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स नोट, वेयर ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, हमें 2x2 की एक मैट्रिक्स गिवन है। तो हमें यहाँ सब कुछ पता है, मैट्रिक्स भी हमारा गिवन है, इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है। तो क्या करना है, पहले इस मैट्रिक्स को हमें सॉल्व कर लेना है और इससे हमें सॉल्यूशंस फाइंड कर लेना है, और जो भी यहाँ ऑप्शंस पूछ रहा है उसमें एक एक करके हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले इस मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स हमारा क्या है, ए इज इक्वल टू 5 4 1 2। ये हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है। तो देखिए इस मैट्रिक्स का कोलन का सम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो जब भी आपको किसी मैट्रिक्स का रो का सम या कोलन का सम इक्वल मिल जाए, मतलब ईच रो या ईच कोलन का सम आपको इक्वल मिल जाए, तो उस केस में जो वैल्यू ऐड करने के बाद आ रहा है वो आपका एक आइगन वैल्यू होगा। तो इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू मान लेते हैं लेमड़ा 1। तो लेमड़ा 1 इज इक्वल टू क्या है हमारा, 6 है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से दूसरा आइगन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो दूसरा आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रेस का यूज करेंगे। तो ट्रेस इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रेस ऑफ ये इज इक्वल टू सम ऑफ द आइगन वैल्यू। मान लेते हैं फर्स्ट आइगन वैल्यू हमारा लैम्बडा 1 है और सेकेंड आइगन वैल्यू हमारा लैम्बडा 2 है। तो यहाँ दो ही आइगन वैल्यू आएगा, बिकॉज यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 दे करके रखा हुआ है। तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, 5 एंड 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से 7 आएगा। तो लेमड़ा 1 प्लस लेमड़ा 2 इज इक्वल टू 7 हमें मिल गया। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से लेमड़ा 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 7 माइनस यहाँ लेमड़ा 1, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू यहाँ से 1। तो लेमड़ा 2 का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया। तो देखिए दोनों आइगन वैल्यू हमें मिल चुका है। अब जब हमें दोनों आइगन वैल्यू मिल चुका है, जब हमें दोनों आइगन वैल्यू मिल गया है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग सॉल्यूशंस देखते हैं। देखिए दोनों आइगन वैल्यू आपको यहाँ रियल मिल रहा है, और जब रियल आइगन वैल्यू मिले तो उस केस में सॉल्यूशंस क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स टी इक्वल टू सी वन एक्स ई टी दी पावर टी प्लस यहाँ सी टू यहाँ एक्स और क्या आ जाएगा ई टी दी पावर 60। तो यहाँ x के जगह में आप x1 एंड x2 कर लीजिए, जहाँ x1 और x2 क्या है, जो आपका आइगन वैल्यू आया हुआ है 1 एंड 6, इसके करस्पॉन्डिंग में हमारा आइगन वेक्टर है। तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशंस आया हुआ है। तो यहाँ से देखिए ये हमारा सॉल्यूशंस आ गया है। अब इस सॉल्यूशंस को फाइंड करने के बाद हम लोग एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं कि ऑप्शंस का डिमांड क्या है। उस तरह से अगर यहाँ आइगन वेक्टर का डिमांड होगा तो उस केस में हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, अदरवाइज हम लोग आइगन वेक्टर नहीं फाइंड करेंगे। तो देखिए एक बार ऑप्शंस क्या कहता है, एक्स टी इज अ बॉन्डेड सॉल्यूशंस फॉर सम एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, एंड सेकेंड में है ई टी द पावर माइनस 6t एक्स टी इज 10 to 0 एज t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी फॉर ऑल एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू 0,
एंड थर्ड में क्या है e to the power minus t x t is approaches to infinity as t approaches to infinity for all x naught is not equal to 0 एंड फोर्थ में क्या है e to the power minus 10t x t approaches to 0 as t approaches to infinity for all x naught is not equal to 0। तो देखिए यहाँ आप लोग को कहीं भी आइगन वेक्टर का यूज नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड करें या ना फाइंड करें उसमें आपको यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो अब इस सॉल्यूशंस को देखिए और फिर ऑप्शन 1 को देखिए। सॉल्यूशंस तो यही है और ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, एक्स टी इज बॉन्डेड सॉल्यूशंस फॉर सम एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए इस सॉल्यूशंस में e to the power t एंड e to the power 6t ये क्या है, एक अनबाउंडेड फंक्शंस है। और जब यहाँ हमें दो अनबाउंडेड फंक्शंस के लिनियर कॉम्बिनेशंस मिल जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, एक अनबाउंडेड हो जाएगा। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि xt जो होगा वो क्या होगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन 1 को डिस्कार्ड कर देंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, e to the power minus 6t x t tend to 0 as t approaches to infinity for all x naught is not equal to 0। तो देखिए अगर हम लोग इस सॉल्यूशन में e to the power 6t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए यहाँ क्या आता है, e to the power minus 6t x t is equal to c1 x1 e to the power minus 5t हो जाएगा, प्लस यहाँ से c2 x2 e to the power यहाँ से क्या आ जाएगा 0 इंटू टी। तो यहाँ हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, c1 x1 e to the power minus 5t प्लस यहाँ से c2 और x2। तो देखिए जब हम लोग t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वाला फंक्शंस मतलब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशंस का वो क्या हो जाएगा, 0 पे टेंड कर जाएगा। बट इसका गारंटी हम लोग नहीं ले सकते कि ये क्या होगा, 0 के ऊपर टेंड करेगा। ये 0 के ऊपर कब टेंड कर सकता है, जब c2 हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। बट यहाँ हम लोग c2 की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो इस वजह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि c2 0 होगा ही होगा। तो हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशंस आया है इस सॉल्यूशंस में अगर e to the power minus 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा 0 के ऊपर टेंड नहीं करेगा। और जब ये हमेशा 0 के ऊपर टेंड नहीं करेगा तो इस तरह से हमारा सेकेंड ऑप्शन भी क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ क्या बोला हुआ है, फॉर ऑल एक्स नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, e to the power minus t एंड xt करेंगे तो ये इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा एच t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये xt इक्वल टू c1 x1 और जब e to the power minus t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा और 1 को लिखे ना लिखे बात बराबर। फिर इसी तरह से प्लस लिखेंगे c2 यहाँ e to the power x2 और e to the power यहाँ से 5t आ जाएगा जब e to the power minus t को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये वाला तो हमारा as t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी के ऊपर ही जाएगा। बट फर्स्ट पार्ट वाला आप देख सकते हो क्या है, ये c1 x1 है। तो आप लोग ये देख सकते हो कि x1 क्या है, हमारा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा और c1 भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम लोग कभी भी इन्फिनिटी नहीं लेते हैं, और जब उसको हम लोग इन्फिनिटी नहीं लेते हैं तो इस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये सॉल्यूशंस इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा, ये सही नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो लास्ट बच गए एक फोर्थ ऑप्शन, इसे भी हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए xt में अगर e to the power minus 10t मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, देखिए e to the power minus 10t xt इक्वल टू c1 x1 e to the power minus 9t प्लस c2 x2 e to the power minus 4t, ये आएगा सॉल्यूशंस। अब t अप्रोच करेगा जब इन्फिनिटी पे तो देखिए ये वाला मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस ये भी हमारा 0 के ऊपर टेंड करेगा और ये वाला भी हमारा कहाँ जाएगा, 0 के ऊपर टेंड कर जाएगा। और जब ये दोनों 0 के ऊपर टेंड कर जाएंगे तो जो ये सॉल्यूशंस है मतलब e to the power minus 10t और xt ये भी कहाँ अप्रोच करेगा, 0 के ऊपर। तो मतलब ये है कि st अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये वाला सॉल्यूशंस कहाँ जा रहा है, 0 के ऊपर।
तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और जो बाकी का ऑप्शन है वो हमने डिस्कार्ड कर दिया हुआ पहले ही। तो जब भी आप लोग को इस तरह का प्रॉब्लम मिले तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा उस मैट्रिक्स से पहले आइगन वैल्यू फाइंड कर लेना है। आइगन वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लोग सॉल्यूशंस उसका लिख लेंगे, जनरल सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशंस लिखने के बाद एक बार आप लोग ऑप्शंस जरूर देखिए कि ऑप्शंस में क्या डिमांड है, उस तरह से आगे आप लोग काम कर सकते हो। जैसे कि यहाँ हमें अगर आइगन वेक्टर की जरूरत होती तो उस केस में हम लोग आइगन वेक्टर भी फाइंड करते, बट यहाँ आइगन वेक्टर की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ आइगन वेक्टर नहीं फाइंड किया। तो सॉल्यूशंस लिखने के बाद आप ध्यान से एक बार ऑप्शंस जरूर देख लें। तो ये है इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे इस लेक्चर्स को। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।